हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं और आज से धुआंधार करते हैं। मंजिल कठिन है पर नामुमकिन नहीं, करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। रीजनिंग का डिस्कशन से शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सभी सवालों का और सभी सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग इस ऐप के माध्यम से डिस्कशन करने जा रहे हैं एएलपी का टेस्ट का। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे लोग तैयार हो जाइएगा। अब जो आपकी तैयारी होगी साहब, ये सोच के होगी कि ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आगे एग्जाम का डेट भी लगभग लगभग क्लियर है। और अब आप ये सोच के तैयारी नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम का डेट आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का ऑलरेडी डेट आया हुआ है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गौर फरमाइएगा, 3 नंबर सवाल, और कभी भी किसी भी सवाल को बनाइएगा तो ये मत सोचिएगा इस सवाल को बना देते हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि सवाल को सोचेंगे कैसे। यहां कहा कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अगर भाई साहब हम 3 से 5 का रिलेशन लगाएंगे तो +2 हुआ, 5 से 7 का रिलेशन लगाएंगे तो +2 हुआ, 7 से 8 का रिलेशन लगाएंगे +1 हुआ, 8 से 15 का रिलेशन लगाएंगे +7 हुआ। ये किसी लॉजिक के अनुसार हो नहीं रहा है, इसलिए हमको यहाँ समझ जाना है कि इस लॉजिक से सवाल नहीं बनेगा। अगर हम 3 से 7 का रिलेशन लगाएं तो हम कहेंगे 3 दूनी का 6 अब +1 = 7। अगर हम कहेंगे 7 से 15 का रिलेशन तो 7 दूनी का 14 1 15। अगर हम यहाँ देखें तो 15 दूनी 30 है 1 1 30, आगे का तो नहीं है, हमको वाट का आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, 5 से 8 का रिलेशन देखेंगे तो 5 दूनी का 10 - 2 = 8। यहाँ हम करेंगे 8 दूनी का 16 - 2 = 14। यहाँ हम करेंगे 14 दूनी 28 - 2 = 26। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 14। क्लियर हो गया? ये एक मेथड हुआ सवाल बनाने का। क्लियर है? ये मेथड समझ गए? अगर ये मेथड समझ गए तो जल्दी जल्दी आप 1 टाइप कर दीजिए। अगर आप कहिएगा तो मैं अगले सवाल की ओर चलूंगा, सवाल नंबर नेक्स्ट पे जो भी है। क्लियर हो गया? हाँ, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल मेरी जान 4 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कहा एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर है। एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर कहने का मतलब कि शीर्ष मतलब शुरू से 7 नंबर पर मेरी जान कौन सा है, तो शुरू से 7 नंबर पर एक्स है। ओके, अब कहा जबकि वाई कक्षा रैंकिंग में नीचे से 16वां है। कहा कि एक्स शुरू से 7 नंबर पे है और वाई जो है नीचे से, वाई जो है नीचे से 16वां नंबर पे है, तो नीचे से 16वें स्थान पर मेरे जान वाई हो जाएगा। होगा ना? कहा कि एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर, जबकि वाई कक्षा में नीचे से 16वें स्थान पर, यदि वे अपनी स्थितियों को आपस में बदलते हैं। अब सुनिए, एक से शुरू से 7 नंबर पे, वाई लास्ट से 16 नंबर पे, लेकिन ये दोनों चैन से यहाँ रहते नहीं है, ये दोनों स्थान बदलते हैं। तो एक्स अपना ये जगह को छोड़ करके यहाँ पर चला आएगा, क्योंकि स्थान बदल रहा है। और वाई जो है ये अपना जगह को छोड़ करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि स्थान बदल रहा है। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का स्थान चेंज हो गया। अब कहा तो एक्स शीर्ष से 21वें स्थान पर आ जाता है। कब? जब स्थान बदलता है तब। जब यहाँ पे एक्स था तो शुरू से 7 नंबर पे था, जब यहाँ पे स्थान एक्स चेंज करके आया तो शुरू से हो गया ये कितने नंबर पे, तो शुरू से हो गया 21वें नंबर पे। इसका मतलब कि ये स्थान को शुरू से बना देना है 21वां।
कैसे बनेगा, यहां से गिनती शुरू करिए, ये जगह को पूरा दीजिए, कितना 21वां। तो देखिए यहां से यहां तक आइएगा तो 7, और यहां जोड़ दीजिए 13, तो 7 में 13 जोड़ेंगे तो 20 होगा, यह स्थान 21वां हो जाएगा। तो 7 13 20 और 1 21, बीच में 13 को बढ़ेगा। अब कहा नीचे से y की स्थिति क्या होगी, तो मेरी जान नीचे से इस y की स्थिति बतानी है, तो यहां से यहां तक जाइएगा तो 16 और 7 जोड़ दीजिए, सॉरी 16 और 16 के बाद 13 और 1, तब ना नीचे से y की स्थिति बताइएगा, कहे कि y अब यहां पर न पहुंच गया है जी। तो देखिए 16 और 13, 6 3 9, 6 3 9 आ 2 आ 2, 1 आ 1 2, तो 6 3 9 आ 1 आ 1 2, 29 आ एगो ये वाला, तो नीचे से इसका स्थान हो जाएगा कितना, 30वां। 16 13 29 आ 1 30, तो आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है, चलें अगले सवाल पे। ओके जी, अगला सवाल हमारा 8 नंबर, मैं 8 नंबर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप दिल लगा के मन लगा के पढ़ते हैं तो नौकरी तब भी होती थी, नौकरी अब भी होगी। ना पढ़ने वालों के पास बहाना तब भी था, बहाना अब भी है। अगर दिल लगा के पढ़ेंगे साहब, मंजिल आपके नजदीक है, आपको जरूर मिलेगी। आइए यहाँ पे देखिए, कहा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित घन में निम्न में से अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत पक्ष पे होगा। याद रखिएगा, ओपन डाइस में विपरीत हमेशा अल्टरनेट में होता है। ई का विपरीत हमेशा जेड होगा, एक्स का विपरीत हमेशा आर होगा, और Q का विपरीत हमेशा ए होगा। ठीक है, Q का विपरीत हमेशा ए होगा। अब देखिएगा, यहाँ Q और X दिया है, जबकि यहाँ Q और A है। यहाँ तो Q का विपरीत A न है, यहाँ पे X दिया है, गलत है। A और E, यहाँ देखिए A का विपरीत Q है, यहाँ पे A का विपरीत E दिया है, गलत है। यहाँ A का Z है, यहाँ A का Q दिया है, गलत है। ये आंसर डी हो जाएगा। R X एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ भी देखिए R X एक दूसरे का विपरीत है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, पक्का ना। अगले सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। 11 नंबर सवाल को जरा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहा ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं। 8 लोग एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, तो 1 1 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, और ये हो जाएगा 8। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहा कि H A के ठीक बाईं ओर है, तो A के ठीक बाईं ओर H होगा। कहा कि H जो है A के ठीक बाईं ओर है, तो H A के ठीक बाईं ओर हो गया, लेकिन D या E का पड़ोसी नहीं है। तो H के बारे में कहा कि H A के ठीक बाईं ओर है, लेकिन D का और E का यह पड़ोसी नहीं है। यानी H को हम A के ठीक बाईं ओर करेंगे, H को A के बाईं ओर करेंगे, तथा लेकिन D या E का पड़ोसी H को नहीं बनाएंगे, H के बगल में D E को नहीं रखेंगे। आगे कहा FB के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, कहा कि FB के ठीक दाईं ओर है, तो कहाँ पे होगा ये बिल्कुल भी पता नहीं है, FB के ठीक दाईं ओर है। आगे कहा कि C E और F के बीच में है, तो भैया C को EF के बीच में करना है, मगर कहाँ करना है ये भी पता नहीं है। आगे कहा GE का पड़ोसी है, ये भी कहाँ होगा ये भी नहीं पता है। A और B के बीच कौन है पूछ दिया। अल दुइये गो अरेंज हुआ, बाकी अरेंज नहीं हुआ। अब देखो, हम अपना दिमाग लगाते हैं, आप भी अपना दिमाग लगाइए। कहा H A के ठीक बाईं ओर है, लेकिन D या E का पड़ोसी नहीं है। FB के ठीक दाईं ओर है, FB के ठीक दाईं ओर है, FB के ठीक दाईं ओर, यहाँ DE नहीं होगा, FB के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, आगे कह रहा है CE और F के बीच में है, तो कहा कि F जो है B के ठीक दाईं ओर है और CE और F के बीच में है। एगो काम करिए,
सी को ई एफ के बीच करना है। सी को यहां कर दीजिए, ई को यहां कर दीजिए, एफ को यहां कर दीजिए। देखिए तो सी ई एफ के बीच आ गया। यहां कहा कि एफ बी के ठीक दाईं ओर है, एफ यहां है, बी को यहां करिए। देखिए एफ बी के ठीक दाईं ओर हो गया, एफ सी जो है ई और एफ के बीच हो गया। अब कहा जी ई का पड़ोसी है, जीई का पड़ोसी है। अब देखिए जीई का पड़ोसी है, ऐसे नहीं होगा क्योंकि के बगल में जी नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, ऐसे हटाइए, एक काम करिए, यहां पे कहा कि सी ई एफ के बीच में है। अब की बार सी को आप यहां कर दीजिए, ई को यहां कर दीजिए, एफ को यहां कर दीजिए। जिस सवाल में डायरेक्ट बात नहीं कहेगा उसको बना बना के देखना पड़ेगा। कहा सी ई एफ के बीच में है तो सी ई एफ के बीच हो गया। एफ बी के ठीक दाईं ओर है, बी को यहां रखिए, एफ ठीक दाईं ओर हो जाएगा। अब कहा जी ई का पड़ोसी है तो ई के बगल में आप जी को कर दीजिए। अच्छा, लेकिन एक बात और देखिए, एच के बगल में डी या ई नहीं आना चाहिए, तो एच के बगल में यहां देखिए हम ई को रखे थे इसीलिए गलत हो रहा था, डी ई को नहीं रख सकते, नहीं आया। अब ए को बच गया कौन सा, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं हुआ है, डी को यहां रख देंगे। बोलिए यस कि नो, डी को यहां रख देंगे ना। अब सवाल कहा कि ए और बी के बीच कौन बैठा है, तो भैया ए और बी के बीचवा में कौन बैठेगा, डी ए ना बैठेगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए मार देना है। ठीक है, हो गया, हुआ क्लियर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वैकेंसी कम है लेकिन बार बार होगा। एलपी के बाद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के बाद एनटीपीसी, एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी। और ना पढ़ने वाले तब भी नहीं पढ़ते थे जब वैकेंसी 60,000 होता था, और ना पढ़ने वाले अब भी नहीं पढ़ेंगे जब वैकेंसी 5,000 या 6,000 या 10,000 या 9,000। पढ़ने वाले लोगों की संख्या पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है, बाकी लोग भीड़ है। अब जितने लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, अगर दिल लगा के मेहनत करिएगा पक्का नौकरी हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए, एगो एगो चेला जी लिख रहे हैं सर सवाल टाइम बहुत लेता है, क्या करें। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखिएगा प्रैक्टिस करते करते ही आपका टाइम कम हो जाएगा, सवाल जल्दी जल्दी बनने लगेगा। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए, क्या बताइएगा, इस सवाल का आंसर क्या बताइएगा, जल्दी बोलिएगा, बोलिए। कथन में कहा, ध्यान दीजिएगा, कथन में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भैया उनकी जो सरकार है गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। अब ये बात जो कहा, इसका निष्कर्ष दिया है कि सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति को, गरीब किसानों की स्थिति की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सही बात है, सरकार यही समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती तो ऐसा बात ही कहता ही नहीं। मतलब पहला सही है। दूसरा कहा समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ की घोषणा नहीं की गई है, ये गलत होगा क्योंकि कथन में समाज के अन्य वर्ग के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यहाँ अन्य वर्ग का बात कर रहा है, इसलिए गलत काटेंगे। यहाँ होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है, अगला सवाल पे आ जाइए, 14 नंबर पे। 14 नंबर सवाल देखो भैया, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और थोड़ा सा ये अलग है। कैसे, एफ का वैल्यू 6 होता है, लिखा 5 -1, ए का वैल्यू 1 होता है, लिखा 2 +1, के का 11 होता है, लिखा 10 -1, ई का 5 होता है, लिखा 6 +1। लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें कभी एक घटा, पहला में घटा रहा है एक, दूसरा में जोड़ रहा है, तीसरा में घटा रहा है, चौथा में जोड़ रहा है। यहाँ देखिए m का 13 घटा के 12, a का 1 जोड़ के 2, d का 4 घटा के 3। समझ गए ना, तो यहाँ d का 4 है तो घटा के 3 लिखिएगा, e का 5 है जोड़ के 6, बोलिए हाँ कि ना, ये 6 हो गया। ई का 5 है घटा के 4, आर का 18 है तो जोड़ के 19, तो 36,419। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मुकेश झा, कल आके आप ऑफिस में मिलिए, ठीक है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे सवाल जो है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा एक तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ देखिए, चोट है, यहाँ आरोग्य प्राप्ति है, दुर्घटना है, शोरूम है, ड्राइव है, कार है। कैसे कैसे आप इसका क्रम लगाइएगा, कैसे कैसे आप इसका क्रम लगाइएगा, बताइए। क्रम कैसे लगाइएगा, क्रम तो लगाना पड़ेगा ना। क्रम कैसे लगाइएगा, देखिए, सबसे पहले आप शोरूम जाइएगा, यस कि नो, कहेगा जी सर। तो ये ऑप्शन, आइए ऑप्शन को काट दीजिए, क्योंकि 4 वाला सबसे पहले आएगा। शोरूम जाके 1 नंबर पे आएगा, वहां से वो कार लाइएगा 2 नंबर पे। तो 4 के बाद 6 अरेंज होगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कारवा जब चलाइएगा, ड्राइव कीजिएगा, ये 3 नंबर पे, तो 5 आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कारवा को ड्राइव करिएगा तो दुर्घटना होगा, एक्सीडेंट, ये 4 नंबर पे आएगा। तो ये 3 वाला यहाँ आएगा, यहाँ भी है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब 4 नंबर आएगा, दुर्घटना होगा तो चोट लगेगा, ये 5 नंबर पे। 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, ये कट गया। और जब चोट लगेगा तो आरोग्य प्राप्ति होगी, दवा वगैरह खाइएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका यही है कि जो सत्य बातें होती हैं, जो क्रम होता है, उसी में इसको सजाना, वास्तविकता के आधार पे क्रम में सजाना है, यही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल मेरी जान 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डांट दी ही कैसे संहतिया पुरान हो। देखो भैया, कहा नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण को रखने पर बनने वाले सही प्रतिबिंब का चयन करिए। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, पहले इस ट्रेंगल को पलटिए, सब में ट्रेंगल पलटा हुआ है। ये जो भैया फिगर नीचे की तरफ है, इस तरह का, उसी तरह का रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से डॉट घूमेगा ना। देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत है। इसमें गलत तरीके से है, ये भी गलत है, इसमें भी गलत तरीके से है। आंसर ए हो जाएगा। बोलिए, आंसर ए दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, बोलिए। ये सही है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक भाई साहब लिख रहे हैं, सर मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता। मैं सबको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब वो समय आपके पास नहीं रह गया कि आप ये कहिएगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अब हर कुछ आपको पढ़ करके एग्जाम में जाना होगा, वरना याद रखेंगे। हर कुछ अगर पढ़ के नहीं जाते हैं तो फिर वहां से छट करके वापस आ जाइए। पढ़ने के लिए फाउंडेशन कोर्स आप करिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप अगर रेगुलर टेस्ट मार रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, बल्कि मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर रीजनिंग में आपको समस्या है तो प्रतिदिन 4 बजे शाम को, मंडे टू फ्राइडे, मैं एक टेस्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। पहले से भी वो लॉन्च किया हुआ हूं। आप अगर आना चाहते हैं तो कल से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, चैप्टर वाइज टेस्ट, लेवल वाइज टेस्ट, टाइप वाइज टेस्ट। जैसे एक चैप्टर ब्लड रिलेशन, अगर मैं कल ब्लड रिलेशन चालू करने वाला हूं। अगर मैं कल ब्लड रिलेशन चालू करेंगे तो कल ही चालू करूंगा, तो कल ही खत्म नहीं होगा, वो कम से कम 4 दिन चलेगा। प्रत्येक दिन एक टाइप, एक टाइप का 3 लेवल, लो लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल। प्रत्येक दिन 4 बजे शाम में, 4 से 5, 1 घंटा। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन 1 घंटा में हम टेस्ट करवाते हैं, और उसी दिन डिस्कशन कराते हैं। 4 बजे आइएगा तो 4:20 तक आप टेस्ट मारिएगा, और 20 में आकर हम डिस्कशन कराएंगे। जिनका चैप्टर वाइज समस्या है वो चैप्टर वाइज आके कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अब फी मात्र 100 रुपया है ऑफलाइन का, ऑनलाइन में 99 है ऑफिशियल ऐप पे। अगर किन्हीं का चैप्टर क्लियर है, स्पीड नहीं आ रहा है, तो 5 बजे शाम में आइए। चैप्टर वाइज उसमें नहीं होता है, उसमें मिक्स होता है। मिक्स क्वेश्चन के डिस्कशन में स्पीड आ जाएगा। 2-3 महीना की तो बात है साहब, 100-200 रुपया खर्चा करके 2-3 महीना टेस्ट लगा लीजिएगा ना,
तो रीजनिंग जो टाइम किल करता है, टाइम बर्बाद करता है, वो टाइम आपका बच जाएगा। और रीजनिंग में टाइम बच जाएगा तो मैथ या साइंस बेसिक बन जाएगा, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप सोच लीजिए क्या करना है। कोई पानी दो एक गिलास। अरे भाई कोई है जी? क्वेश्चन देखो भैया, कहा 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था, तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कहा 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था, तो 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? देखिए इस तरह का सवाल जो होता है कैसे हल होता है, जरा इसको मैं समझा देता हूं। इसके लिए हम एगो कोड बनाए हुए हैं। कोड है शुरू में 033 और लास्ट में 035 और बीच में 614 और 625। कहिएगा सर ये क्या है? तो देखिए 5 नवंबर 2019 का दिन दिया हुआ है, अब 5 दिसंबर 2011 का पूछ रहा है। यहाँ डेट मंथ ईयर सब चेंज है। तो आप पहले 5 नवंबर 2019 का आंसर निकालिए। कैसे निकालिएगा जरा गौर फरमाइए। कहिएगा सर काहे निकालेंगे, तो मंगलवार देवे किया है देखने के लिए कि सही दिया है कि गलत। तो भैया 5 का 5 और नवंबर का कोड यहाँ से 3। कहिएगा कैसे सर 3 समझ जाएंगे? नवंबर का कोड है, गिन देंगे भैया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर का कोड 3। 2000 का कोड याद रखिएगा हमेशा 6 होगा और 1900 का कोड 0 होता है। तो 2000 के 6, 19 का 19 और 19 साल में 4 चौका 16 गो लीप होता है, बट्टा में 7। 7 दूनी 14, 5 19। अब देखिए क्या करिएगा, 7 दूनी 14, 5 गो शेष बचेगा, तो 5 और 3 8 और 6 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 और 4 9 कट के 2 शेष बचेगा। जय गो शेष बचेगा, तय गो उंगली निकाल के गिनती करिएगा सोमवार से सोम मंगल। तो देखिए ये मंगलवार दिया भी है, ये मंगलवार दिया भी है और मंगलवार आंसर आ भी गया। अब आप 5 दिसंबर 2011 का बना दीजिए, 5 दिसंबर 2011 का बना दीजिए। तो 5 का 5 और दिसंबर का कोड यहां से ले लीजिए 5 और 2000 का 6 और 11 का 11, 4 दूनी का 8 गो लीप और बट्टा में 7। 7 एकम 7 4 11, 5 2 7 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, एक उंगली निकाल दीजिए, सोमवार आंसर आ गया। सोमवार आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। हम ये जो मेथड बताए हैं ये अलग मेथड है, ये किसी भी सवाल को बनाने में सक्षम है। बाकी आप अंतरों निकाल के बना सकते हैं, हालांकि आप लोग बनाए होंगे उसी मेथड से। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। चलिए अगले सवाल हमारा 21 नंबर, अगला सवाल हमारा 21 नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। कहा निम्नलिखित श्रृंखला में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करें निम्नलिखित श्रृंखला में त्रिभुजों का संख्या का, तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगर बात करें हम त्रिभुजों का संख्या का, तो ये त्रिभुज है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जितना बॉक्स है, जितना बॉक्स है भैया उतना बॉक्स में आप 2 का गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 8 दूनी का 16। लेकिन अभी इतने जितना लाल लाल मार्किंग किए हैं उतना में आंसर हुआ कितना? 16। 8 दूनी का 16। अब उसके बाद ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे ऊपर में देखिएगा, ये 1 2 आ एगो ये बड़ा वाला मिला के 3 हो गया। इसमें अभी और आपको समझने वाली बात है कि 2 गो और बनेगा, एक यहाँ से आ एक यहाँ से, तो यहाँ और हो गया। तो 6 3 9 2 11 के एक हाथ में, एक 1 2, टोटल आंसर होगा 21। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या हो जाएगा 21। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं 22 नंबर पे, और 22 नंबर सवाल हमारा है किसका? तो ब्लड रिलेशन का।
और ब्लड रिलेशन में ये कोडेड रिलेशन है। यहाँ ए पहले है बी बाद में, यहाँ ए पहले है बी बाद में, यहाँ ए पहले 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 बी बाद में। हम इसको कहते हैं सीधा रिलेशन। जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद है वो बाद में रहेगा। जैसे ए बी और उधरो ए बी, इसको कहेंगे सीधा। अगर ए बी है अब बी ए यहाँ पे देगा तो कहेंगे उल्टा। तो याद रखेंगे यहाँ पे मैं जो लॉजिक बताने जा रहा हूं, सीधा जब रिलेशन देगा तो आप उल्टा चेक करेंगे, अगर उल्टा रिलेशन देगा तो आप सीधा चेक कीजिएगा। ठीक है, हमरा एक गिलास पानी दो ना। सुनिएगा कैसे बनाएंगे। यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब माता है, तो हम कहेंगे कि पी की माँ यू है। हैज का मतलब भाई है तो हम कहेंगे यू का भाई टी है। एंड का मतलब बहन है तो हम कहेंगे टी की बहन एन है। प्रतिशत का मतलब माता है तो हम कहेंगे एन की माता आर है। हैज का मतलब भाई है तो हम कहेंगे आर का भाई एच है। और डॉलर का मतलब पिता है तो हम कहेंगे एच का पिता जे है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कहा। यहाँ कहा जे एन की नानी है। देखिए जे एन का नाना है, देखिए तो जे एन का नाना लग रहा है तो भैया इसकी माँ, आ माँ का भाई मामा, आ मामा के पिताजी नाना लगते हैं, तो ये सही है। तो ये आंसर नहीं मार सकते क्योंकि आपको गलत वाला आंसर बताना है। कुछ लोग तो ये मार दिए होंगे तो गलती हो गया होगा। यहाँ का आर पी की नानी है, ये देखिए तो आर इस पी की नानी लगेगी, इसकी माँ, माँ का भाई इसका मामा, मामा की बहन इसकी मौसी, मौसी की माँ इसकी नानी, इहो सही है, नहीं होगा। अब सी आर यू की माता है, देखिए तो आर इस यू की माता है तो इसका भाई, अब भाई की बहन तो इसकी बहन, अब बहन की माँ तो इसकी भी माँ, ये भी आंसर नहीं होगा, सही है। अब डी आंसर होगा, एन पी की बहन है कह रहा है। एन देखिए पी की बहन है तो देखिए पी की माँ, माँ का भाई मामा, मामा की बहन मौसी लगेगी, एनपी की मौसी है, यहाँ कह रहा है एनपी की बहन है, इसलिए ये गलत है। गलत है इसलिए आंसर है, क्योंकि जो गलत होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो गलत होगा ना भैया वही आंसर होगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल मेरी जान 27 नंबर, इसको समझिएगा। जिसको नींद आ रहा है ना वो सो जाइए, क्योंकि नींद खराब नहीं होना चाहिए, नौकरी हो या नहीं हो। हमारा बात पर कितना को हंसी आ रहा होगा, गुरुजी क्या कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, कितना बच्चा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता पढ़ाई के साथ बाकी चीजों का। सुनो भैया, यहाँ पे वाट के जगह पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। अगर मैं कहूँ 4, 19 और 3 का रिलेशन का बात, अगर मैं कहूँ 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3 बराबर 19, तो आप कहिएगा जी सर ठीक है। अगर मैं कहूँ 18 का स्क्वायर 324 अब प्लस 6 तो कहूंगा 330, तो आप कहिएगा जी सर ठीक है। तो यही नियम यहां लगाइए। सब लोग बताइए 23 का स्क्वायर क्या होगा, बोल रहे लड़का 23 का स्क्वायर 529 में ये एक जोड़ दीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 530। तो सवाल का उत्तर यहाँ पे 530 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बोलो सही है। हैं, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, 36 नंबर पे। 36 नंबर जरा सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। MNOL QJ, अरे भाई ये सब अपोजिट है ना हो। एम का उल्टा एन ना होता है, ओ का उल्टा एल ना होता है, क्यू का उल्टा जे ना होता है, तो एच का उल्टा एस हो जाएगा, एस का उल्टा एच हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए मार दो। हा हा हा, चले आगे, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल 39, 39 नंबर। 39 नंबर सवाल चला जी, बोर्ड मास का नियम वाला है।
बोर्ड मास का नियम मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कहिएगा तो बना के दिखा दूंगा। बताओ, कहा निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह और संख्याओं को बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। आप सोचिएगा गुरुजी कोनो डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नहीं है, बारी बारी से सारा ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। कौन सा रखें बताइए, कौन सा रखें बोलो। है? कौन सा रखें, ए की, बी की, सी की, डी, बोलो ना जल्दी आंसर। जो बोलिएगा उसी को रखेंगे, और नहीं बोलिएगा तो बारी बारी से सबको रखना पड़ेगा। बी को, बी को रखते हैं। देखो, भागा और प्लस को बदलते हैं, तो भागा के जगह प्लस कर दो और प्लस के जगह भागा कर दो। यहाँ भागा है तो प्लस कर दो और प्लस के जगह भाग कर दो। और कहीं भागा प्लस है नहीं। और 6 4 को बदल दो, तो 6 के जगह 4 कर दो और भैया 4 के जगह पे 6 कर दो। और यहाँ 4 है तो 6 कर दो, और कहीं 6 है और यहाँ 4 कर दो। बना लो। बोर्ड मास का नियम आता है ना, बीच में यहाँ बराबर का चिन्ह है। सबसे पहले क्रिया भाग का, तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। और 3 यहाँ हो गया, आई 12 है, और यहाँ 4 तिया 12 है। बोलो, तो यहाँ पे 12 और 6 में 2 का भाग लगाए तो हम यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 3 और माइनस 4 तिया 12। बोलो, लिखेंगे ना। तो 12 और 3, 15 में से 12 गया तो 3 बचा बराबर, ये चिन्ह। अब देखो, यहाँ 12 में 4 का भाग लगाइए, 4 तिया 12, तो 3 प्लस 3 आ गुना 2 और माइनस 6, तो 3 दूनी का 6 और 3, 9 में से 6 जाएगा तो इधरो 3 आएगा। तो इधरो 3 आया और उधरो 3 आया। LHS बराबर RHS आ गया। किसको रखने से? ऑप्शन नंबर बी को रखने से। इसमें बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगले सवाल 45 पे आएंगे। 45 नंबर सवाल ब्लड रिलेशन का है, और इसको आप बोर्ड पे या कॉपी पे डायग्राम बना के नहीं बनाएंगे, वरना टाइम ज्यादा लगेगा, गलत भी होगा। अगर आप इसको खुद को सेंटर में रख के बनाइएगा, सोच लीजिएगा, तो जल्दी बन जाएगा। कैसे? कहा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा। कहने का काम कौन कर रहा है? देव। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एगो लड़की का तस्वीर है, मान लेते हैं ये हमारे गिलास लड़की का तस्वीर है। आहा, एक में लड़की दिख रही है। हम कौन हैं? देव हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, हमने कहा कि वह मतलब कौन? लड़की, मेरी पत्नी की बहन, साली। तोड़िए रिलेशन को। यह जो लड़की है मेरी पत्नी की बहन, मतलब मेरी साली की माता, माने साली की माँ मतलब सास, सास के एकलौता पुत्र, सास का एकलौता बेटा मतलब साला, और साला की ये पुत्री है, ये मेरा साला की पुत्री है, तो हम उसका फूफा ना लगेंगे? ये मेरा साला की पुत्री है, तो मेरी पत्नी उसकी बुआ लगेगी, हम फूफा लगेंगे। अब कहा, देव की पत्नी उस लड़की के दादा से कैसे संबंधित है? बाप पूरा घुमाया। अब देव की पत्नी जो मेरी पत्नी है, वो लड़की की बुआ लगेगी, तो लड़की के दादा से कैसे संबंधित है? तो लड़की का दादा मेरा ससुर लगेंगे। अब मेरी पत्नी मेरी ससुर की बेटी होगी, तो आंसर हो जाएगा पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। चिचरी खांचिएगा, पूरा टाइम लगेगा। अब चलिए 45 के बाद 47 नंबर सवाल देखो। 47 नंबर सवाल सेलोलिज्म का सवाल है, और ये कैसे बनता है इसके लिए 2 मेथड हैं। एक मैं जिस मेथड से पढ़ाता हूं वो भी बताऊंगा, एक डायग्राम भी बताऊंगा। कहा, कोई शाकाहारी स्तनधारी नहीं है, तो भैया शाकाहारी स्तनधारी का री स्टेटमेंट सही है। याद रख लो, निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट अगर निगेटिव है वो सही है। दूसरा कहा, कुछ स्तनधारी जानवर है, स्तनधारी जानवर का री स्टेटमेंट ये भी सही है। अगर री स्टेटमेंट कुछ के साथ है, पॉजिटिव का है, तो सही है। कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, स्तनधारी कॉमन 50, 100, 150 जानवर का यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ 100 चाहिए, यहाँ से 50 मिला, ये गलत है। आंसर होगा 1 और 2 अनुसरण करता है। अगर ये मेथड में आपको दिक्कत है तो हम इसका डायग्राम घेर देंगे, बट आंसर दोनों से सेम आएगा। आंसर दोनों से सेम क्या आएगा देखिएगा।
यहां कहा क्या कि कोई कुछ जानवर स्तनधारी है, तो ये जानवर है, और जानवर में से कुछ जानवर स्तनधारी है, स्तनधारी है। आगे कहा कोई स्तनधारी शाकाहारी नहीं है। स्तनधारी और शाकाहारी में कोनो रिलेशन नहीं है। अब कहा कोई शाकाहारी स्तनधारी नहीं है। देखिए शाकाहारी स्तनधारी में कोनो रिलेशन नहीं है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कुछ स्तनधारी जानवर है, ये देखिए कुछ स्तनधारी जानवर है, ये भी सही है। तीसरा कहा कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, जानवर शाकाहारी, कहा कि कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं, गलत है। ये कुछ जानवर जो स्तनधारी में नहीं है, ये वाला वो शाकाहारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए तीसरा गलती है। आंसर होगा केवल पहला और दूसरा सही है। क्लियर है ना? आया था आंसर ये वाला, दिया है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, गौर फरमाएंगे। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर सवाल में कहा कि घर से शुरुआत करने के बाद नरेन पूरब की ओर कुछ मीटर की दूरी पर चला। कितना चला ये नहीं पता है, लेकिन कुछ मीटर की दूरी पर चला। आगे कहा वहां से वह दाईं तरफ मुड़ा और 80 मीटर पैदल, 80 मीटर पैदल चला। दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे ना, कितना, 80 मीटर पैदल चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और 20 मीटर जाएगा, इधर जाएगा कितना, 20 मीटर जाएगा, 20 मीटर चला। अंत में वह फिर से दाईं तरफ मुड़ा और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चला। अंत में कहा, अंत में कहा दाईं तरफ मुड़ा और अस्पताल तक पहुंचने के लिए कितना चला, 40 मीटर चला। कोई दिक्कत? अब कहा अगर उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर, ले लोटा, ये घर है और ये अस्पताल है, इसके बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है, 130 मीटर है। तो ये 130 मीटर जो है ये कर्ण है, तो कर्ण दिया है, आधारो आपको कर्ण दिया है, और लंबो आपको पता है 40 और 80, तो ये भी 80 होगा। तो ये टोटल यहां से यहां तक लंब होगा 40 और 80 मीटर, बराबर यहां से यहां तक कितना, 8 4 12 120 मीटर। तो 13 12 का आधार कितना होता है, 13 12 का, यानी 13 12 का, यानी 130 12 को हम शॉर्ट में 13 12 कह सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 मीटर। कहे कि 5 12 का 13 ट्रिपलेट होता है ना जी। आना तो फॉर्मूला पर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता है, आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ 50 है, तो ये टोटल ना 50 है। आइए देखिए 20 है, तो हम इसको कह देंगे ना 30 मीटर है, यही ना निकालना था। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। यस कि नो? आगे चले। प्रभाकर राजभर लिख रहे हैं सर तीसरा कैसे गलत है, बताए तो थे दो गो मेथड से, तीसरा कैसे गलत है। आपका सही आ रहा होगा, हाँ तो फिर से पढ़िए, बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। चले आगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल 53 नंबर, 53 नंबर सवाल भैया पेपर कटिंग का है। ये कैसे बनेगा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्गाकार पेपर लिया और इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, नीचे की तरफ मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, काटा कैसे, ये कोना कोना, सातों पतैया कोना, खेले थे कि ना बचपन में। देखिए अब इसको इधर खोलिएगा, इधर खोलिएगा, ये कट जाएगा, इधर ये ऐसे, इधर ऐसे, और ये कोना कट के ऐसे, और ये कोना जो है कट के ऐसे। यस कि नो? यही बनेगा। अब ऐसा वाला कोना कहाँ कटा है, अब देखिए फिर ऊपर खोलिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ना, फिर ये गोल हो जाएगा, ये यहाँ पे लाइन आएगा, आएगा ना, आएगा नहीं, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? अच्छा दो गो यहाँ वृत्त हो जाएगा ना। देखिए तो ये है ना, ये है ना, सी है ना, हाँ सी आंसर हो जाएगा, डी कट जाएगा, पेपर कटिंग है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 55 नंबर, 55 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह
प्रश्न चिन्ह वाट के जगह आएगा। वहां पे क्या आएगा, ये बी का वैल्यू 2 है, एफ का वैल्यू 6 है, 4 बढ़ा, यस कि नो। अच्छा, आज 6 आ 5 11, तो आगे 6 ना बढ़ाइएगा, तो 11 6 17 नंबर पे क्यू, तो ये और ये ऑप्शन कट जाएगा। ये देखिए ई का वैल्यू 5, आई का वैल्यू 9, कितना 4, आ 9 5 14, आ 14 आ 6 बढ़ाइएगा ना 20, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है, सी आंसर हो गया। आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 59 नंबर। 59 नंबर देखो भैया, 59 नंबर सवाल कह रहा है, एक कुट भाषा में बैचलर को SNMDIBBA लिखा जाता है, कैसे। अच्छा, आर का एस +1, ओ का एन -1, एल का एम +1, ई का डी -1, एच का आई +1, सी का बी -1, ए का बी +1, और बी का ए -1। अंतिम से शुरू करिए, पहले +1 -1, तो एन का ओ, ये काटिए ये काटिए, ओ का एन दोनों में ना है, अच्छा आई का जे इसमें नहीं है, ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल हमारा 65 65 नंबर। 65 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सवाल कहा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या समूह के समरूप है। देखिए यहाँ पे 3 गुना 5 15 कर सकते हैं ना, अंतरोप बना सकते हैं, लेकिन 3 गुना 5 बराबर 15, आ 3 गुना 7 बराबर 21, आ 3 गुना 9 बराबर 27। अब कौन सा ऑप्शन, डी 4 गुना 5 बराबर 20, 4 गुना 7 बराबर 28, 4 गुना 9 बराबर 36। आंसर हो गया डी, बोलिए। चलिए अगला सवाल 66 नंबर, बाबू हमार सोना। 66 नंबर में कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी है। नीचे दी गई आकृति किसमें छिपी है, ये वाली आकृति किसमें छुपी हुई है, ए में ना बी में, हाँ जी स्पष्ट तो दिख रहा है, ये देखिए बी में हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 68 68 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखो 5 गुना 2 कर दो, इस सवाल एक बार और हम डिस्कशन कराए थे। अच्छा हम डिस्कशन कराते हैं तो याद आ जाता है, आप भी डिस्कशन करेंगे तो याद आ जाएगा भाई। 5 गुना 2 10, आप +5 बराबर 15, समझ रहे हैं, दुगुना करके 5 जोड़िए 15। ये देखिए 14 गुना 2 28, आप +5 बराबर 33। 8 गुना 2 16, आप +5 21, नहीं ना है, यह आंसर है। यहां देखिए 9 गुना 2 18, आप +5 23, आंसर सी। ये तीनों में समान नियम है, ये नियम का अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए 68 के बाद 71। चल भैया देखो यहां देखो, यहां देखो, कहा कि कोई धारा नाला नहीं है, तो भैया धारा और नाला का री स्टेटमेंट निगेटिव का निगेटिव है, ये सही है। आगे कहा कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं, धारा निगेटिव और नाला पॉजिटिव, सॉरी नदियां पॉजिटिव। याद रखेंगे एक स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, दोनों को मिला के कंक्लूजन बनाएंगे, निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बन रहा है, गलत है। तीसरा कहा कुछ नाले नदियां हैं, तो कुछ नाले नदियां हैं, नाला नदी का री स्टेटमेंट कुछ के साथ सही है, तो आंसर होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 अनुसरण करता है। एग्रामो कर दे। चलिए तो अगले सवाल पे 75 नंबर, इसको देखिएगा। 75 नंबर सवाल में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 23 है भाई, 3 से 7, 7 से 9, देखो 3 से 7 हुआ, 4 बढ़ा, 7 आ 2 9, आ 9 4 13, आ 13 2 15, तो इसका तो क्रम नहीं है। अगला का निकालते हैं,
7 4 11 आ 11 2 13 आ 13 4 17 आ यहाँ 17 2 19 होना चाहिए, 23 दिया है, वही गलत है, आंसर बी। नेक्स्ट, खत्म हो गया। अच्छा, 75 कौन रहता है। तो भैया रीजनिंग का सेवा समाप्त हो गया, आगे का डिस्कशन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, सभी को बाय बाय, सभी को गुड नाइट, सभी को लव यू। हेलो 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 हेलो। आवाज़ तो ठीक है उसमें। आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के सेशन को। सबसे पहले आपके सामने ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। जल्द ही सब कुछ मिल जाएगा, जल्द ही सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, बुक वगैरह सब का। ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के, है ना। कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन दिया हुआ 50.25 kg और लड़कियों का औसत वजन है 45.15 kg। तो कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है। तो 32 लड़के अगर हैं, अगर 32 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी बोलो? 16। लड़कियों की संख्या क्या होगी? 16। 32 लड़कों का औसत वजन हमारे पास दिया हुआ है 50.25, 50.25, जबकि 16 लड़कों का औसत वजन हमारे पास क्या दिया हुआ? लड़कियों का 45.15। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा पूरे क्लास का औसत क्या होगा, यही ना। तो ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 16 इकाई 16, 16 दूनी 32, तो 16 तिया क्या हो जाएगा? ये 48। डेविएशन सुने हो ना, डेविएशन पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, या नहीं तो हम गुना करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2, 1 और 3 हो गया तो आसान क्वेश्चन हो गया। हम बोलेंगे दो लड़कों का औसत है 50.25, तो टोटल हो जाएगा 50.25 गुना 2, प्लस एक लड़की का औसत है 45.15, तो टोटल हो जाएगा 45.15 गुना 1, और सबको डिवाइड किससे कर देंगे? 3 से। तो उत्तर हमारा आ जाएगा। बात आया समझ में? 50 दूनी 100.5 आया, 100.5 आया, और उसमें हम लोग जोड़ देंगे 45.15 को, 45.15 को, और डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। तो 145 दशमलव क्या आएगा? 65। अब डिवाइड कर दो 3 से, काट दें तो 3 चौका क्या हो जाएगा? 12, बच गया 2, 3 अठे 24 दशमलव, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 48.55, 48.55। अब तो वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा अरिजीत, देखो तो वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 13.5% की छूट देता है। यदि वह 1012 रुपया 5 पैसा में एक वस्तु को बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव है। यहां पर ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक्स। अगर 30% अधिक अंकित करेगा तो क्या 130% हो जाएगा क्या? और 130% को क्या हम लोग 13/10 लिखेंगे? उसके बाद क्या करता है, ये तो हो गया हमारे पास अंकित मूल्य, इस पर से 13.5% की छूट देता है। तो 100 में से 13.5 को जैसे ही माइनस करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 86/100, यही ना आएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, 1012 रुपया 5 पैसा के। बस इसी को तो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर दोगे, देखो उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक दशमलव यहां से अगर हटा देते हैं, देखो दशमलव दशमलव उड़ गया, बोलो उड़ गया। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। 13 से काटना शुरू करो। 13 से काटोगे, 13 सत्ते 91, 10 बच गया, 10 पर 2 आ गया, 13 अट्ठे 104, फिर 8 बच गया, 13 सत्ते 91, 10 बच गया। अच्छा 10 ही बचा था, 13 सत्ते फिर से 91 ही होगा क्या, 13 सत्ते 91। इस बार यहां पर बच गया है लेकिन 11 बच गया। तो 13 अट्ठे 104, 6 बच गया, 13 पचे 65। फिर काटना शुरू करो। 865 से काटते हैं तो 865 से काटोगे, 5 से पहले काटो, 5 इकाई 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। 5 से काटोगे, 5 इकाई 5, 5 पचे 25, 2 बच गया, 5 पचे 25, 5 पचे 25। क्या 17 नब्बे 153 3, कुछ गलती कर दी क्या काटने में? 5 इकाई 5, 2 बचा, 5 5 इकाई 5, 2 बचा ना, 5 पचे 25, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो ये देखो 9 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब ये जो 10 गुना 10 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो x का जो मान आ जाएगा 9 गुना 100। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 900। तो सिर्फ इसको काटना है, सही तरीके से काटोगे उत्तर आसानी से आ जाएगा इसका। ठीक है। दानिश राजा 9:30 से डिस्कस हो गया है। गुरुजी पीडीएफ कैसे मिलेगा? इसका ऑफलाइन टेस्ट चलता है, ये पर डे स्टार्ट हुआ है। ठीक है गोपाल, ये पर डे स्टार्ट हुआ है आपका ऑफलाइन टेस्ट। इसी ऑफलाइन टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करवाते हैं। हाँ 9:30 हो गया, 9:20 हो गया, 9:20 से क्लास चलेगा डिस्कशन का। दानिश राजा पढ़ाई पे अब ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ABC अपने कुल टेलीफोन बिल का भुगतान 3, 5, 7 में करता है। कैसे करता है? 3, 5 और 7 में। ABC 3, 5 और किस में करता है? 7 में करता है। कहा जा रहा है ए पहले महीने के लिए भुगतान करता 360, बी दूसरे महीने के लिए बिल का भुगतान करता 560, सी तीसरे महीने के लिए बिल का भुगतान 840 करता है। तो खातों को निपटाने के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? सबसे पहले बताओ कि ए बराबर, ए हमारे पास जो है ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर 360 है। बी बराबर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? 560 आ जाना चाहिए। ठीक है। और सी बराबर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? सी बराबर है 840। तो बी के द्वारा कितनी राशि का और भुगतान करना चाहिए? इसका मतलब बी जो है वो गलत, ये बी कम कम भुगतान किया होगा या ज्यादा भुगतान तो नहीं किया होगा, कम भुगतान किया होगा। हम बोलते हैं 7 यूनिट बराबर 840 के, तो 1 यूनिट बराबर 120 के। बोलो 3 यूनिट बराबर 360 के, तो 1 यूनिट बराबर देखो 120 के। तो 5 यूनिट बराबर 12 पंचे 60, 600 देना चाहिए ना। कितना देना चाहिए बी को? 600। दिया कितना? 560। तो ये बताओ 600 देना चाहिए था, दिया 560, यानी 40 रुपया अगर ये बी और भुगतान कर देगा तो सारा का सारा इसका भुगतान हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुरू से पढ़ाएंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। चंदन, हाँ बिल्कुल रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा ये। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो ट्रेन है पी और क्यू, दो स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेन को एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः स्टेशन वाई और एक्स तक पहुंचने में 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट लगते हैं।
यदि P की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की चाल ज्ञात करे। देखो ये जो है एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात पे ध्यान देना। इधर से कोई S1 से चल रहा है, इधर से कोई S2 से चल रहा है, दोनों एक ही समय में चलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आकर के मिलेगा। जो S1 से चल रहा है वो मिलने के बाद, मीटिंग पॉइंट के बाद, T1 टाइम के बाद ये पहुंच रहा है अगले पॉइंट पे, और जो S2 से चलना शुरू किया है वो मिलने के बाद T2 आवर के बाद पहुंच रहा है ऑपोजिट पॉइंट पे। तो इस कंडीशन का जब भी क्वेश्चन आए तो आंसर होता है S1 बटे S2 बराबर होता है T2 बटे T1, T2 बटे T1। अब ये तरीका अगर आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। जो P और Q स्टेशन X और Y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, दोनों ट्रेन मिलने के बाद, देखो पहला T1 जो दिया हुआ ये 5 घंटा दिया हुआ है, 5 घंटा दिया हुआ, और T2 दिया हुआ 4 घंटा 3 मिनट, 4 घंटा 3 मिनट, ठीक है। पहला का चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा का चाल हमसे पूछ रहा है, नहीं बनेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे S1, S1 54 बटे S2 लिख देंगे बराबर T2 ऊपर लिखोगे। 4 घंटा 3 मिनट को हम क्यों ना मिनट में ही चेंज कर दें, 4 घंटा को मिनट में चेंज करोगे तो 6 चौका 24, 240, 240 प्लस 3 मिलकर के 243। T2 ऊपर लिखोगे और T1 नीचे लिखोगे, 6 पंचे 30, 300। बोलो ठीक है। इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट 3 से काट दोगे, 81 बार में कटेगा, 81 का स्क्वायर रूट निकलेगा 9, 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा 10। अगर 9 यूनिट बराबर 54 है तो 9 छाके 54, 10 छाके 60। उत्तर हमारा क्या आ गया बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया है ए। आंसर आपका क्या आ गया है बताओ, ए। क्लियर। जहां अभी आप देख रहे हैं वहीं पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा बैचेज लेना चाहिए, देखिए अगर आप पूरा फाउंडेशन पढ़े हुए हैं तो टेस्ट वाला बैच लीजिए। अगर फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं, टारगेट अगर करना चाहते हैं तो टारगेट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सुमित एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचता है। अगर वह उसे विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेच दे तो उसे 10% की हानि होती है। वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो मूल विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, मूल विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं बताओ 100। तो ऐसा करता है कि विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर अगर बेचेगा, विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, तो 100 का 4/5 निकालोगे तो 80 आएगा। तो इस कंडीशन में इसको 10% की हानि हो जाती है। 10% की हानि होने का मतलब ये 90% को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90% को। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, 100%। तो 90% बराबर 80, तो 100% बराबर लिखोगे 80/90, 80/90, और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से। 0 से 0 देखो कट गया। ये 800 बटे क्या आ गया है, 9%। 800 बटे क्या आया, 9। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, बोलो है कि नहीं है। अब यहां पर फिर बोला है क्या क्वेश्चन, अगर मूल विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता, मूल विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता, 95% पर बेचने का मतलब 100 का 95% कितना होगा, 95। अगर 95 पर बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है 800/9 है, मूल विक्रय मूल्य के 95% पे बेच रहा है तो नया विक्रय मूल्य 95 है, तो ये हमको बताना है कि ये कितना प्रतिशत का लाभ होगा बस। अब ये बताओ, ये जो 8/9 है ये बेकार है, इस 8/9 को बराबर के उस तरफ भेज दो। तो इधर रखोगे 100, इधर रखोगे 100, और 95 को 9 से गुना कर दो। 9 पचे 45, 9 में 81 प्लस 4 मिलकर के हो जाएगा 85। और ये 8 कहाँ चला आएगा, नीचे। 8 कहाँ चला आएगा, नीचे। बोलो आएगा। तो बोला है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर हम इसके बारे में निकाल लेते, देखो 8 इकाई 8, 8 जीरो तो कटा नहीं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बच गया हमारे पास 55। तो 8 छाके 48, 8 छाके 48, बच गया 5 2 7। क्या 106.7/8 है क्या, और 106.7/8 है तो क्रय मूल्य अगर आपका 100 है और विक्रय मूल्य 106.7/8 है, तो बताओ कितना का फायदा हुआ। बोलोगे 6.7/8 का फायदा हुआ 100 में। 100 में अगर फायदा हुआ है तो उत्तर हो जाएगा 6.7/8%। 6.7/8%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं, बी उसी टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटों तक खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। यदि पाइप सी को अब खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो सबसे पहला जो काम है वो हम करेंगे 20 30 10 का एलसीएम लेंगे, जो आएगा 60 के बराबर। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 10 छाके 60। हुआ क्या कि पहले दोनों पाइप को 3.5 घंटा के लिए खोला गया, 3 2 5 के एफिशिएंसी से 3.5 घंटा के लिए खोला जाने का मतलब है 7/2 घंटे तक खोला गया। तो बताओ कि भर कितना गया, 5 गुना 7/2 भर गया। अब 5 गुना 7/2 भर गया है, अब इस दोनों को बंद किया तो जितना भरा है उसी को ना ये खाली करेगा। तो अब इसको बंद कर दिया, अब सी को खोल दिया तो सी 6 के एफिशिएंसी से इसको खाली करेगा। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 35/2/6। 35/2/6, 35/2/6 का मतलब क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। हम 12 से गुना कर दें। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 - 1/12 बोलो, लिख सकते हैं क्या। 3 घंटा - 1/12 घंटा, तो 3 घंटा 1/12 घंटा को मिनट में चेंज करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे 5 मिनट आएगा। तो 3 घंटा में से 5 मिनट घटा दोगे, 3 घंटा में से 5 मिनट घटाओगे 2 घंटा 55 मिनट आएगा उत्तर। 2 घंटा 55 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, सी। क्लियर। 1599 वाला क्लास में जो है उसमें मैथ रीजनिंग सब होगा, साइंस वगैरह सब होगा। 1299 वाले में एएलपी के लिए वो स्पेशल साइंस का क्लास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, ए बी बी सी सी ए का मान है 78, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान पूछ रहा है। इसका फार्मूला याद रहना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या आ जा रहा 3 ABC। तो इसका देखो 3 फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस क्या हो जाएगा ये सी ए, माइनस क्या हो जाएगा ये सी ए, माइनस क्या हो जाएगा ये सी ए, ठीक है। माइनस हो जाएगा सी ए, पहला फार्मूला इसको याद रखना। दूसरा फार्मूला इसका होता है, दूसरा फार्मूला हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला भी इसको याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी, अब प्लस क्या हो जाएगा सी ए। बात आ रहा समझ में, क्या बज रहा है, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तीसरा फार्मूला का इस्तेमाल करें क्या। अब बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC में हम इसका फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे लिखोगे 16 गुना, अंदर में लिखोगे 16 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए के जगह पे क्या लिख दोगे बताओ, ए बी बी सी सी ए के जगह पे लिख दोगे 78 78। अब सॉल्व कर दोगे, देखो उत्तर आ जाएगा। यहां आ गया 16 गुना 256, 256 में से माइनस कर दोगे 8 तिया 24, 7 तिया 21, 22 और 23, 234 हो गया ना। तो अब यहां पर हमारे पास आ गया है 16 गुना 256 में से 234 को घटाओगे 22 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 गुना 11 करोगे 352 आ जाएगा उत्तर। ये बात अगर पता है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको फार्मूला दिया है और इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। बोर्ड का पीपीटी, चलो हम टेक्निकल टीम को बोल देंगे, बढ़े आगे। ऑनलाइन वाला क्या करेगा, क्या करना है।
ऑनलाइन तो कितना बढ़िया चल रहा है बताओ, ऑनलाइन तो ही तो चल रहा है ना ये। क्या ये तरीका समझ में आया? इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, बात पे ध्यान दो, बात पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बना सकते हैं। जैसे 3 वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? 3। 3 वेरिएबल है ए बी और सी, इक्वेशन क्या है? 2। इक्वेशन अगर 2 है तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल को 0 रख दो, एक वेरिएबल को क्या करो? 0। जैसे हम सी के जगह पे रख देते हैं 0, तो सी के जगह पे 0 रख दोगे तो ए प्लस बी का मान क्या आया? 16। सी के जगह पे 0 रख दोगे तो ए इंटू बी के जगह ए इंटू बी बराबर हमारे पास क्या आ गया? 78। और सी के जगह पे 0 रख दोगे तो क्वेश्चन भी देखो, सी खत्म हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी हमारा सिर्फ बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। यही होता है फार्मूला क्या? अब यहां से 16 को कॉमन ले सकते हो, 16 को कॉमन लोगे, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 256 माइनस 16 कॉमन ले लिए तो इस दोनों को गुना करोगे 236। देखो यही आया था 234, यही आया था अभी अभी क्या? तो ये हमारे पास फिर से आ गया 16 गुना 256 माइनस 234 22। तो 16 दूनी 32, 32 गुना 11 352। लेकिन ये सब कौन करता है पता है? जिसको वो वाला फार्मूला नहीं पता। बात समझ में आया? वो फार्मूला अगर पता है तो हम इतना क्यों करेंगे, उतना ज्यादा पहले दिमाग क्यों लगाएंगे? फार्मूला पता है तो एक के लाइन में बना था वो क्वेश्चन, नहीं बना था। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक नाव धारा के प्रतिवाह में 20 किलोमीटर और धारा के अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। एक बात बताओ, धारा के प्रतिवाह में, प्रतिवाह का मतलब है कि यह बी माइनस एस से चल रहा होगा, बी माइनस एस से उल्टा अगर धारा के दिशा में चलेगा तो धारा की गति को घटा देते हैं नाव की गति से, हम बोलेंगे बी माइनस एस से चलेगा। और यही धारा के अनुकूल चल रहा है 40 किलोमीटर बी प्लस एस से, बोलो चल रहा है। और इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितने घंटे का? 4 घंटे का। जबकि धारा के प्रतिवाह में 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर धारा के प्रतिवाह में, ठीक है। और उसके बाद 60 किलोमीटर चल रहा है धारा के अनुकूल, ठीक है। तो इसको टाइम लग रहा है कितने घंटे का? 10 घंटे का। तो यहां पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है धारा की गति ज्ञात करे। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि b प्लस एस क्या है और ये बात पता चल जाए कि b माइनस एस क्या है, अगर दोनों पता चल जाए तो धारा की गति भी निकल जाएगी, नाव की गति भी निकल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। बुद्धि ये लगाना है, सोचना है कि 40 को काटने वाली संख्या और 60 को काटने वाली संख्या कोई एक ही संख्या है, बोलो है कि नहीं है? तो कोई एक ही संख्या है तो कोई ना कोई दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो बताओ 40 और 60 को काटने वाली कौन सी संख्या कॉमन है? 20। हम 20 सिर्फ रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे 20 रख के? तो हम बोलेंगे b प्लस एस बराबर माना कि 20, तो यहां भी 20 होगा, बोलो होगा? 20 दूनी 40। अगर ये 2 हुआ तो 2 में हम क्या जोड़े कि 4 होगा, बोलोगे 2। 2 में हम क्या जोड़े कि 4 होगा? 2। और यहां 2 आने के लिए, 20 को काटने के लिए क्या b माइनस एस 10 आना चाहिए? अगर b माइनस एस 10 हम लेकर के चल रहे हैं तो 10 सते 70 और 20 तिया 60। क्या 7 प्लस 3 मिलके 10 आ रहा है क्या? सारा इक्वेशन सेटिस्फाई। जैसे सेटिस्फाई हो गया तो b प्लस एस का मान आया 20 और b माइनस एस का मान क्या आया? 10। अगर b निकालना होगा, याद रखना, अगर b निकालना होगा, बड़ा संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा कर दो, 20 10 30, 30 का आधा 15। अगर s निकालना होगा तो घटा के आधा कर दो, 20 में से 10 गया 10, 10 का आधा 5। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आया सी। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से। राहुल की आयु 50 वर्ष, मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:2 होगा? क्यों ना हम ऑप्शन से उठा के बना दे, बोलो। जैसे 50 से 35 घटाओगे तो 15, 70 से 35 घटाओगे तो 35, 15 35 का रेशियो 1:2 होगा क्या? पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 50 से 30 घटाओ 20, 70 से 30 घटाओ 40, 20 और 40 का रेशियो 1:2 होगा क्या? बिल्कुल, उत्तर हो गया बी। बात खत्म। क्या बात आ रहा समझ में? बढ़े आगे, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल पे 3 घंटियां बजती है।
तीनों घंटी को किसी समय एक ही साथ बजाया जाए तो पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेगी? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? 5, 6 और 8 का क्या करोगे? एलसीएम लोगे। 8, 6 का एलसीएम होता है 12, सॉरी 24। 24 और 5 का एलसीएम होगा 120 मिनट, और 120 मिनट को हम क्या बोलते हैं बताओ? 2 घंटे। उत्तर क्या आएगा बताओ? ए। उत्तर क्या आएगा? ए। ठीक है, बढ़े आगे। देखो यहां 43 नंबर, 43 नंबर का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर व्यास, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में रखा जाता है, तो संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संपूर्ण, यहां पर सुनो, यह एक घन है, तो घन तो 3D होता है ना जी। घन क्या होता है? 3D। बोलो होता है कि नहीं होता है? मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर ही होगा इसका, नहीं होगा क्या? क्या ये एक घन है क्या? अब इस घन में क्या कर रहा है? ये घन है और इसमें एगो शंकु घुसा देता है। क्या करता है? शंकु घुसा देता है। तो जब शंकु घुसा देता है, इस रखा नहीं जाता है। क्या बोला है? एक शंकु को 14 सेंटीमीटर भुजा पर घन पर रखा जाता, कोई बात नहीं है, रखा जाता। ठीक है, तो रखा जाता है तो ऐसे रखाएगा, किसी ना किसी एक ही सतह पे रखाएगा ना। ये हम 2D में दिखा रहे हैं, किसी ना किसी एक ही सतह पर रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। बोलो। अब बोला जा रहा है कि संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो बताओ कि शंकु है, इस शंकु को हम अलग चित्र बनाते हैं। यहां पर दिया हुआ है व्यास है 14, तो त्रिज्या होगा 7। 24 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, तो क्या आपको पता है क्या 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है? 7, 24 और 25 का क्या बनता है? ट्रिपलेट। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक एक पर रखा हुआ शंकु है, तो पहले तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो होता है पाई आर एल। बोलो होता है क्या? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की जगह पे 22/7 रखोगे, आर के जगह पे 7 रखोगे और 25 रखोगे। बोलो, तो 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50 गुना 11, 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका आया? शंकु का। हम बोलते हैं पूरा का पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 196 को 6 से गुना करो, 6 छा के 36, 19 छा के 114 प्लस 3 मिलकर के 117, 1176 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550। लेकिन जब ये रखा जाएगा तो जिस घन पे, जैसे यहां पे रखा हुआ है, तो जितना दूर इसका आधार है उतना दूर का आधार गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, उतना दूर का आधार दिखेगा नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे? हम इस दोनों को जोड़ देंगे, और इस दोनों को जोड़ने के बाद ये जो आधार है जिसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पे 22/7, आर हमारे पास क्या है? 7 गुना 7, यही है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या ये हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो हम बोलेंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा, देखो, 1176 प्लस 550 माइनस 154, तो उत्तर आ जाएगा। देख लो, तो 6 में से 4 गया, ये 2 आ गया, 5 में से 5 गया, ये 7 आ गया, 5 में से 1 गया 4, 4 प्लस 11 मिलके 15 आ गया। तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कि नहीं ऑप्शन में? देखो सी नंबर का ऑप्शन उत्तर है। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहीं पर सेव हो जाएगा, ये डिस्कशन इसी में सेव हो जाएगा जहां आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, क्या आप समझ में आया? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 550, और जहां पर ये रखा हुआ है उतना दूर तो दिखेगा नहीं, तो उतना दूर को हम घटा देते हैं, तो वो तो आधार का क्षेत्रफल है ना। तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी 154, उसको घटा दोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। बड़ा नहीं होता क्या इसे?
नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिखो। ये पाई की जगह पे, पाई का मतलब होता है 180 होता है ना, ये असल में क्या हो जाएगा 32 गुना कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर 180/4 लिखोगे तो 45 डिग्री है ये, ठीक है। माइनस 8 गुना सेक स्क्वायर 180/3 का मतलब 60 होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 8 गुना कॉस क्यूब 180/6 का मतलब 30, 180/6 का मतलब क्या होगा बताओ 30। हम यहां से बोलेंगे 8 कॉस क्यूब 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। सॉल्व करना है बस इसको। तो बताओ कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये तो खुद 32 हो जाएगा, माइनस 8। सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान 2, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 चौका 32 से 32 कट गया, प्लस 8। ये कॉस कॉस है ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का अगर क्यूब करोगे तो 3√3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो 32 माइनस 32 प्लस 3√3, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3√3। उत्तर आ जाएगा 3√3। आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया डी। क्यूब का कौन सा एरिया माइनस होगा, क्यूब का एरिया कैसे माइनस होगा, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो यहां पर तो 3 इकाई 3 1 4/3 लिख लो, यहां पर गुना से लिख लो। ऑफ है ना तो ऑफ हमेशा एक साथ आएगा, याद रखना। तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, तो ये उलट जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा 18, और इसके साथ साथ ऑफ लगा हुआ तो ये भी उलट जाएगा 6 क्या होगा 5, माइनस इसको तो सॉल्व कर लो यहीं से। 5 क्या हो गया 9, प्लस ये देखो एक पर रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग है, इसको दशमलव हटाओगे तो असल में क्या होगा, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। ये हमारे पास असल में 82/90 आ गया। 82 क्या आ गया 90, ठीक। इसको अगर हटाओगे तो ये 82 आ जाएगा 99, और भागा का साइन है तो उसको उल्टा लिख दोगे 99/82, ठीक। और गुना क्या आ गया है 2/11। इसको एक साथ सॉल्व कर दो, 82 से 82 कट गया, 11 9 99, 9 दहे 90, और 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 5 से फिर ये 5 कट गया, 6 से ये 3 बार में कट गया, तो 4/9 माइनस आया 5/9 और प्लस आया 1/5। 4/9 में से 5/9 घटाओगे -1/9, -1/9 प्लस 1/5, इसका मतलब है 1/5 में से 1/9 को घटाना पड़ेगा। 9 में से 5 गया 4, 9 पचे 45, उत्तर आएगा 4/45। उत्तर क्या आ जाएगा इसका 4/45, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, बात बात देखो ध्यान से। 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा एक हवाई जहाज किसी क्षण दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। यहाँ एक हवाई जहाज है और यहाँ भी एक हवाई जहाज है, ठीक है। और ये पूरा जो इसका लेंथ दिया हुआ जमीन से वो 3000 मीटर है। पूरा इसका लेंथ क्या दिया हुआ 3000 मीटर, ठीक। धरातल पर से किसी बिंदु पर, धरातल के किसी बिंदु पर से ये क्रमशः उन्नयन कोण 60 डिग्री, क्रमशः उन्नयन कोण 60 डिग्री, क्रमशः उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाते हैं। कितना डिग्री बनाते हैं 45 डिग्री। ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, बोलो होगा। और ये पूरा का पूरा अगर रेड कलर से हम 60 लिखे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा बताओ 30 होगा, नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, रेशियो पहले लिख लेते हैं फिर उत्तर। दोनों हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये वाला डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। अब यहां पर ध्यान से सुनो, हमने कहा कि 45 के सामने अगर 1 मानते हो, इतना दूर को 1 मानते हो, ठीक है। तो इस 45 के सामने भी ये क्या बनेगा बताओ 1 बनेगा, बोलो बनेगा। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने ये पूरा का पूरा √3 बनता है। क्या बनता है √3। तो अगर ये पूरा का पूरा √3 है, √3 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3000 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है
3000 मीटर। कितना मीटर? 3000 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पूरा √3 है, उसमें से एक घटा दोगे। कितना घटाओगे? एक। तो इसका मतलब है कि इसका जो लेंथ आएगा वो √3 माइनस क्या आएगा? 1। हम बोलेंगे √3 बराबर 3000 मीटर के, तो √3 से अगर इसको काट दोगे तो √3 से काटोगे तो 1000 गुना √3 हुआ क्या? 1000 गुना क्या हुआ? √3। और हमें निकालना है √3 माइनस 1। हमें क्या निकालना है? √3 माइनस 1। हम यहां पर बोलेंगे कि असल में 1000 1000 गुना √3 को अब हम किससे गुना कर देंगे? √3 माइनस 1 से। √3 माइनस किससे? 1 से। अब √3 को थोड़ा अंदर भेज दो। अंदर भेज दोगे तो 1000 बाहर ही रह जाएगा। √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा, और √3 को 1 से गुना करोगे तो माइनस √3 आएगा। देखो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप का उत्तर को हमें खोजना है। तो इसी टाइप का उत्तर को हमें खोजना है, तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? बताओ। सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिख तो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं। पहले अगर पढ़े हुए थोड़ा सा भी हो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये डिस्कशन है, तो अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। रविंद्र अपने मित्र से 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि के लिए 1 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में 4160 रुपये का भुगतान करता है। रविंद्र ने अपने दोस्त से कितने पैसे उधार लिए? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बताओ। 1 वर्ष के लिए लिया है, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम की। क्या ये बात पता है क्या? और यही बराबर हमारे पास दिया हुआ 4160 रुपया। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने पैसे उधार लिए, यानी 100% बराबर क्या होगा। तो बोलोगे 4160 बटे आया 8 गुना किससे कर दोगे? 100 से। सॉल्व कर दो। 8 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। क्या 52,000 उत्तर हो जाएगा क्या? देखो मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा? 52,000। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा की। 3840 किलोमीटर की कुल दूरी को 20 घंटे में अपनी दिशा में तय किया, तो कितनी देर घंटों में उसकी यात्रा का दूसरा हिस्सा पूरा हुआ? एलिगेशन लगाएंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा जब चल रहा था तो इसका स्पीड था 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा जो है ये है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों मिला दिया जाए तो 3840 किलोमीटर ये जा रहा है कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो एवरेज क्या निकल जाएगा बताओ? 192 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला हिस्सा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों अगर मिला दिया जाए तो 192 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर दो एलिगेशन लगा के। 240 में से 192 को घटाओगे 48 आएगा, और 192 में से 60 को घटाओगे 32 आएगा। 16 तिया 48, 16 दूनी क्या हो रहा है? 32। ये जो 3:2 आया ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे 5 यूनिट बराबर 20 घंटा। 5 यूनिट बराबर 20 घंटा। 1 यूनिट बराबर 4 घंटा के। 1 यूनिट बराबर 4 घंटा के आया, तो 4 तिया 12 घंटा। पहला हिस्सा चला 12 घंटा, 4 दूनी 8 घंटा, दूसरा हिस्सा चला 8 घंटा। उत्तर आ गया आपका 8 घंटा। दूसरा हिस्सा पूछ रहा था ना। क्या बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिगेशन लगा करके ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है 9216। जब दो संख्या मान लेते हैं जैसे a और b, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल है 9216। कोई दिक्कत इसमें? फिर बोला है क्या, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए, तो बड़ी संख्या a मान लेते हैं, छोटी संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो भागफल आता है 16 और शेषफल आता है 0। तो संख्याओं के बीच का अंतर। अब इसमें तो बहुत आसान हो गया। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो a बराबर हो जाएगा 16 गुना b
प्लस शेषफल 0। तो ए का मान क्या हो गया 16, और ए का मान अगर 16 हो गया तो इस ए के जगह पे क्या 16 बी लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब है कि दूसरा तो बी है, तो 16 बी गुना बी बराबर है 9216। तो 16 से काटना शुरू करो, 16 पंचे 80, 12 बच गया, 16 सत्ते 112 बच गया, 16 छाके 96, 576। तो b गुना b बराबर 576, बी स्क्वायर बराबर 576। तो b का जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ 24। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर, एक संख्या 16b, दूसरी संख्या b, तो इस संख्याओं के जो बीच का अंतर होगा वो अंतर हमारे पास तो असल में 15b है ना। 16b में से b घटाओगे तो कितना b है 15b, यही तो निकालना है। 15 हमें पता ही है, b का मान हमारे पास 24 है। हम ऐसा क्यों ना करें कि 15 को डबल कर दे तो 30, 24 को आधा कर दे तो 12, 12 को 30 से गुना कर दे तो 360। उत्तर आ गया 360, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है, टोटल है 200 प्रश्न। सविता ने पहले 150 प्रश्न का उत्तर दिया और इसमें से 70% प्रश्न इसने सही सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में 60% अंक लाना है। अच्छा, परीक्षा में 50% अंक प्रश्न बचा, पूरी परीक्षा में इसको 60% लाना है। एलिगेशन लगा दो, उत्तर ले आओ, बहुत सारा तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इस 50 में से यह कितना प्रतिशत का सही उत्तर देगा। तो सभी टोटल मिलाकर के 60%, इस 150 में 70%, तो इस 50 में कितना प्रतिशत? एलिगेशन लगाओ, 50 इकाई 50, 50 तिया 150, 70 में से 60 गया तो 10, 70 में से 60 गया तो 10, एक बराबर 10% के, एक बराबर 10% के, तो 3 बराबर 3 दहे 30%। लेकिन एक बात पता है क्या, एक बात पता है क्या कि मीन रेट जो होता है, मीन रेट से एक बार ये ज्यादा है तो मीन रेट से एक बार ये कम होगा। एलिगेशन यही कहता है। कितना कम होगा तो बोलोगे सर 30% कम होगा। तो 60 में से 30 घटा देंगे तो ये जो हमारे पास उत्तर आएगा वो क्या आएगा बताओ 30%। आंसर क्या आएगा ए, आंसर क्या आएगा बताओ ए। क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को एक परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। एक छात्र को उपस्थिति 208 दिन था, तो उसने 5% उपस्थिति से अयोग्य घोषित कर दिया। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक उपस्थित का प्रतिशत क्या है? 221 में से 208 को घटा दो, कितना हुआ 13। यही हम बोलेंगे कि 5% बराबर हो गया 13 दिन के, किसके 13 दिन के। तो 100% बराबर निकाल लो। 5 का ये कितना गुना है बताओ 20 गुना, तो 13 का भी क्या कर दोगे बताओ 20 गुना, 13 का 20 गुना कर दोगे तो 260, यानी रियल में उपस्थित कितना होना चाहिए 260। अब ये 260 दिन है, 200 क्या है 60 दिन है, उसमें से 221 दिन का प्रतिशत निकाल लो। कैसे प्रतिशत निकालोगे? जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके आधार पे निकालना रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और गुना किससे कर देते हैं बताओ 100 से। 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 13 इकाई 13, 13 सते 91, 17/2 गुना 100, 170/2, 170/2 का मतलब होगा 85%, यानी 85% होगा उपस्थिति अनिवार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है 16,000 रुपये पर 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो अंतर निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज निकालो 16,000 का 5 तिया 15%, 5 तिया 15%, 15% अगर निकालोगे तो 16 गुना 15 होता है 240, ये आ गया साधारण ब्याज 2400। क्या आ गया 2400। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 3 1 लगा दो। क्या लगा दो 3 3 1।
16,000 का 5% 800, 16,000 का 5% 800, 800 का 5% 40, और 40 का 5% 2। बोलो हो गया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि 8 तिया 2400 प्लस 40 तिया 120 प्लस 2। बोलो होगा। अब इस दोनों का अगर अंतर निकालना है तो 2400 से 2400 कट गया, जो भी एक्स्ट्रा आया वही अंतर हो जाएगा। तो 120 प्लस 2 को जोड़ दोगे तो क्या हमारे पास इसका जो अंतर आएगा 122 आएगा क्या? आंसर हो गया डी। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट ही क्वेश्चन था ना। आज ऑफलाइन टेस्ट का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ऑफलाइन का? टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सॉल्यूशन भी चला गया है, हैंड रिटन सॉल्यूशन। ये आपका डिस्कशन हो गया है, आंसर की भी चला गया है, और आपका रिजल्ट भी चला गया है। ठीक है, रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट आपको टेलीग्राम पे ही चला जाएगा। ठीक है, और कुछ? तो आज का सेशन बस यहीं पर होता है समाप्त। इधर आओ, आओ इधर। देखो तुम लोग को एक बहुत खतरनाक आदमी से भेंट कराते हैं। ये देखो, ये है, इसको पहचानो। कैसा लग रहा है? हैं? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बताओ बच्चों सबको हाय बोलो। अरे हाय बोलो सबको, हाय करो, हाय। हैं? पूछो कैसे हैं? हम्म? बुक। अब फी कितना कम करे? बहुत फी कम हो गया यार, इससे कम क्या होगा? 331 कैसे आया? इसको याद रखना है, इसको याद रखना है दोस्त, इसको याद रखना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी फिलहाल याद रखना इसका। 2 वर्ष का अगर सीआई निकालना होगा तो 2 वर्ष का सीआई निकालने के लिए लिखोगे 2 और 1। 3 वर्ष का जो सीआई होगा उसके लिए याद करना 3, 2 + 1 मिलकर के 3, और फिर ये क्या आ जाएगा 1। 4 वर्ष का अगर सीआई निकालना होगा तो इसको लिखोगे 4, 3 + 3 मिलके 6, 3 + 1 मिलके 4, और फिर ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से 5 वर्ष का सीआई अगर याद रखना है तो 5 वर्ष का सीआई निकालने के लिए आना चाहिए। देखो 5 वर्ष कैसे निकालोगे? 5 वर्ष का सीआई पूछा है तो लिखोगे 5, क्या लिखोगे 5, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, 4 × 1 = 5, और फिर क्या आ जाएगा 1। 6 वर्ष का सीआई निकालना है तो लिखोगे 6, 10 × 5 = 15, 10 × 10 = 20, 10 × 5 = 15, 5 × 1 = 6 और 1। तो इतना काफी है, अगर इतना याद हो गया, याद करने का जरूरत नहीं है, बस 2 1 याद रहेगा ना तो सारा का सारा चीज आपको अब खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, आईटीआई करके काहे फंस गए? कितना बढ़िया तो आईटीआई कर लिए, ग्रुप डी में भी पूछेगा, बिना आईटीआई वाले को बैठने नहीं देगा। है? देगा? कब से? कौन बोल दिया? बिना नहीं किया खत्म, तू बोल रहा था नहीं किया खत्म, सर बोले थे। ओ, हमको ध्यान में नहीं है। साइंस का डिस्कशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, घबराओ मत। पैसा कम कर दीजिए सर प्लीज, अब इससे पैसा कम क्या होगा? आपका बेटा, अरे मेरा अभी तक शादियों नहीं हुआ, मेरा बेटा कहाँ हुआ? आया? चलिए ओके।
और करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है आपके। तो ध्यान रखेंगे पहला सवाल, इससे पहले कि सेशन हम शुरू करें, हमारे जितने भी बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, तो इस लेकर हमारे सारे कमांडोज यस कमेंट कर देंगे थोड़ा फास्ट। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे यस, ताकि सेशन को शुरू किया जाए। चलिए लीजिए, पहला सवाल कहता है कि नाबार्ड उधार देता है किसको। चलिए कमेंट करेंगे, नाबार्ड किसको उधार देता है। कहता है कृषि के लिए व्यक्ति को, ग्रामीण विकास संस्थाओं के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को। देखिए नाबार्ड की स्थापना अगर बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना ध्यान रखिएगा 1982 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और याद रखेंगे कृषि के लिए राज्य सरकार को यह उधार देता है कौन, नाबार्ड। और खास करके ये कृषि उत्थान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर अगर किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। इस लेकर 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नाबार्ड की स्थापना करवाई थी, जिसका मूल उद्देश्य कह रहा है कि कृषि के लिए राज्य सरकारों को उधार देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे देखेंगे, फास्ट देखते जाएंगे आप लोग। चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली। थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे 5 नंबर का। धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। ध्यान रखेंगे प्रथम उपदेश, उपदेश की अगर बात की जाएगी तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था कहां पे, सारनाथ में। जबकि याद रखेंगे लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहां पर भाई, लुम्बिनी नेपाल में। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर कहेगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी, तो मृत्यु की अगर बात की जाएगी तो मृत्यु याद रखिएगा कुशीनगर, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जबकि याद रखेंगे महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, कुशीनगर, अर्थात मृत्यु। जन्म याद रखेंगे लुम्बिनी में हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने दिया था कहां पर, सारनाथ में दिया था। जबकि पाटलिपुत्रा की अगर बात की जाएगी तो यह ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में कौन बसाया था, तो ध्यान रखेंगे उदयन ने बसाया था। उदयन, उदयन किसका पुत्र था भाई, तो उदयन याद रखेंगे अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का पुत्र कौन था, तो ध्यान रखिएगा उदयन था। जबकि वैशाली की अगर बात की जाएगी तो वैशाली को अपनी राजधानी कौन बनाया था, तो याद रखेंगे या ले गया था, तो कालाशोक ले गया था। कौन ले गया था, कालाशोक। तो ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से अब कालाशोक किस वंश का था, तो ध्यान रखिएगा यह शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का था। कौन भाई, तो ध्यान रखिएगा कालाशोक। तो कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश का था। ये सवाल पूछे भी गए हैं। जबकि याद रखेंगे उदयन की अगर बात की जाएगी तो उदयन पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। उदयन के पिता का नाम क्या था, अजातशत्रु था। और अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था, तो सबको पता है कि बिंबिसार था। क्या नाम था, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। क्लियर। तो आंसर ध्यान रखेंगे, कमेंट कर लीजिए कि इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, सारनाथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये लीजिए, कहता है हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाजों को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी, ये मालदीव। आपको पता है कि मालदीव कहां पड़ता है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कौन है भाई, तो हिंद महासागर में आपका कौन सा है, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। मालदीव याद रखेंगे अभी विवादों में भी रहा था। कौन सा, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहां है, माले है। अब देखिए मालदीव से क्या सवाल बनेगा, मालदीव और ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप। मालदीव और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है,
8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कौन कौन? भारत और मालदीव। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप वाला देश कौन है? मालदीव। जबकि फ्रांस की बात की जाएगी तो फ्रांस की अगर बात करेंगे तो फ्रांस से भारत अभी राफेल लिया है। क्या लिया है? राफेल। किससे? फ्रांस से। जबकि रूस की अगर बात करेंगे तो रूस से भारत कौन से हथियार ले रखा है? तो सबसे पहले याद रखेंगे सुखोई की अगर बात करेंगे, सुखोई जो है वो टेक्नोलॉजी रसिया प्रदान किया है और भारत में निर्माण होता है। इसके अलावा याद रखेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम भी भारत रसिया से ले रखा है। इसके अलावा याद रखेंगे मिराज जैसे लड़ाकू विमान। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस का भी टेक्नोलॉजी भारत और रशिया मिलकर, तो याद रखेंगे ब्रह्मोस का भी टेक्नोलॉजी भारत और रूस मिलकर ही काम करता है। सुखोई की बात करेंगे, मिराज की बात करेंगे और S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, सारे रसिया से। जबकि राफेल किससे लिया? तो राफेल याद रखेंगे भारत किससे लिया है? तो फ्रांस से लिया है। जबकि सवाल पूछे जा रहे थे तो इसका सही आंसर आपका आ रहा है मालदीव। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये लीजिए। कहता है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो B.O. चिदम्बरम पिल्लई, C.R. गोपालचारी, K.R. कामराज और एनी बेसेंट। चलिए फास्ट कमेंट। चलिए 31 नंबर का तो ये हो जाएंगे C. गोपालचारी। कहां किए थे भाई? तो याद रखेंगे मद्रास अर्थात ध्यान रखना तमिलनाडु में इस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। जबकि एनी बेसेंट की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट का संबंध होम रूल लीग से था। होम रूल लीग से था किनका? एनी बेसेंट का संबंध, जो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर? चलिए आंसर आप लोग लगाएंगे C. गोपालचारी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। कहता है संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम किसने लिखा था? हरिहर, वीर नरसिंह, देवकृष्ण राय और सलूब नरसिंह। देखिए 46 का ये आंसर आपका आ जाएगा C नंबर कृष्णदेव राय। अब देखिए कृष्णदेव राय याद रखेंगे एक प्रमुख शासक याद रखेंगे कहां से थे? तो मुख्य रूप से याद रखेंगे अगर विजयनगर साम्राज्य की बात की जाएगी, विजयनगर साम्राज्य की बात की जाएगी तो इसके दो प्रसिद्ध शासक हुए कौन कौन? तो हरिहर और बुक्का, और इसी से संबंधित थे कौन भाई? तो ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट सवाल की ओर कहता है यहां पे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात की जाएगी तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। जबकि ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये सबको पता है, सवाल पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही सवाल है डाउन्स घास का मैदान है। डाउन्स घास का मैदान का संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे ग्रेट विक्टोरिया जैसे मरुस्थल कहां पड़ते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डाउन्स घास का मैदान कहां है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? तो ध्यान रखेंगे कैनबरा। जबकि यूरोप की अगर बात करेंगे तो यूरोप से भी बहुत सवाल आपसे बन सकता है। पहले यूरोप याद रखेंगे, यहां कोई मरुस्थल नहीं है। तो कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा महादेश है जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। और याद रखेंगे प्रायद्वीपों का महादेश किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। जबकि यूरोप में अगर पूछा जाएगा तो यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है आल्पस पर्वत का संबंध कहां से है? यूरोप से। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बोल्गा। यह सवाल पूछा जा सकता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? बोल्गा है। आल्पस पर्वत कहां पड़ता है?
यूरोप में पड़ता है, जबकि ध्यान रखिएगा अफ्रीका में ही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील भी कहां है? अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत है, और यहां पर एक नदी है, कौन सा? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी का संबंध कहां से है? तो दक्षिण अमेरिका से। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कहां है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक पर्वतमाला है, जबकि ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो चलिए फास्ट कमेंट करते जाएंगे, आंसर आपका आ रहा है सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहां हुए? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। सबको पता है कि इस पांड में याद रखेंगे कौन रहेगा आगे? बिहार, क्योंकि बाल विवाह से लेकर याद रखेंगे बच्चा वाला है ना, जितना विवाह शादी है सब ज्यादातर याद रखेंगे, यहाँ पकड़ुआ विवाह तक हो जाता है। कहां पे? तो बिहार में। तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक बाल विवाह का रेशियो कहां पर 2021 के संदर्भ में? तो बिहार के अंदर। अब सबसे अधिक आबादी वाला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला तो सबको पता है कि कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पड़ता है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है? बिहार के अंदर है। सेकेंड याद रखेंगे जनसंख्या वाला कौन है? तो महाराष्ट्र है। थर्ड कौन हो जाएगा? तो थर्ड आपका बिहार हो जाएगा। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड बिहार। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखिएगा। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाएगी तो यह जनघनत्व में दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 57 नंबर। चलिए, कहता है कि सेलोलिम रिजर्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए फास्ट कमेंट भी करते जाएंगे। ये आपका है गोवा में। कहां पर है? गोवा में। अब केरल में कौन है? तो केरल में याद रखेंगे पेरियार। इसके अलावे याद रखेंगे पेरियार के अलावे शांत घाटी। तो बताइए शांत घाटी और पेरियार जैसे नेशनल पार्क कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे केरल में। महाराष्ट्र में कौन है भाई? महाराष्ट्र में तो एक पेंच भी है, पेंच मध्य प्रदेश में भी है, और पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र में भी है। कर्नाटक में कौन है? कर्नाटक में है बांदीपुर के अलावा याद रखेंगे नागरहोल। बांदीपुर और नागरहोल का संबंध कहां से है? तो बांदीपुर और नागरहोल का संबंध कर्नाटक से है। कहां से है? कर्नाटक से। इसके अलावा कर्नाटक में बनरघट्टा और ध्यान रखिएगा रंगनाथिट्टू। तो बनरघट्टा और रंगनाथिट्टू का संबंध कहां से है? तो बनरघट्टा और रंगनाथिट्टू का संबंध याद रखेंगे कर्नाटक से है। बांदीपुर और नागरहोल का संबंध कहां से है? तो ये भी कर्नाटक से। पेंच एक मध्य प्रदेश में भी और पेंच महाराष्ट्र में भी है। गोवा के अंदर सेलोलिम रिजर्वर है, जबकि पेरियार और शांत घाटी का संबंध केरल से है। कहां से भाई? केरल से है। चलिए फास्ट कमेंट करते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? ध्यान देंगे। 1885 में पूना के प्रसिद्ध कहता है फर्गुसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? चलिए 63 नंबर का याद रखेंगे। यह था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। जबकि याद रखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि पूना, तो याद रखेंगे पूना के प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज की शुरुआत कौन भाई एजुकेशन सोसाइटी किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। सी नंबर। चलिए फास्ट कमेंट करते जाएंगे। चलिए 69 नंबर में देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। ये करंट अपडेट है। तो पंचायत से संसद याद रखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत सबसे आप कह सकते हैं नीचा और
देश के लिए संसद, तो पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में याद रखेंगे पंचायती आज कार्यक्रम से लेकर संसद तक जब मजबूत होगा तभी देश क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा। इसलिए अगर पंचायत से संसद तक कार्यक्रम की शुभारंभ, चलिए फास्ट कमेंट कौन किए थे, तो ये किए थे ओम बिरला। वर्तमान में ओम बिरला याद रखेंगे क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के क्या है भाई, तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। और याद रखिए भारत के गृह मंत्री की अगर बात करेंगे तो गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। अमित शाह के पास एक और मंत्रालय है और वो है सहकारिता। सहकारिता मंत्रालय भी किनके पास है, अमित शाह के पास है, जबकि गृह मंत्री भी अमित शाह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन इनके पास भी एक मंत्रालय है। कमेंट करके बताइएगा कि नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री के अलावे एक और कौन है, तो याद रखेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम किनके पास है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भी याद रखेंगे संबंधित देखरेख किनके पास है, तो पीएमओ के पास है, अर्थात नरेंद्र मोदी के पास। जबकि गृह मंत्री अमित शाह के अलावे सहकारिता मंत्रालय भी किनके पास है, अमित शाह के पास। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, और पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम की अध्यक्षता या कार्यक्रम की शुरुआत किसने किए थे, तो ओम बिरला। तो इस तरीके से याद रखेंगे, खास करके यहां पे आपके जीके के और करंट अपडेट से सिर्फ 10 सवाल होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे एक एक नंबर और 0.1 भी किसी भी याद रखेंगे लोगों के मेरिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां जीके के 10 नंबर हैं और ये 10 नंबर अति महत्वपूर्ण हैं, इस बात का ख्याल रखना है। और जीके में क्या है कि अगर आप जानते हैं तभी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई जोड़ घटाव है नहीं। तो इसमें याद रखेंगे अगर आप परफेक्ट जान रहे हैं तो सही करेंगे। तो इस लेकर ये 10 नंबर का भी एक अपना महत्व होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे जब एक एक नंबर का महत्व होता है मेरिट के लिए, पीटी हो सकता है, मेंस हो सकता है, लेकिन मेरिट में 0.1, 0.2 और 1 नंबर का भी महत्व होता है। इस लेकर इस बात का ख्याल रखेंगे और इस तरीके से कंटिन्यू जीके भी आपको यहां करवाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका समाप्त होता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अनुमति। जय हिंद।